नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यू इंडिया नवभारत निर्माण में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर की एक सीरीज़ डिस्कस करा रहे हैं। तो पहले जो टॉपिक है, हमने ये टॉपिक जो आपको मैं ब्लॉग में बता रहा हूँ ये हम करवा चुके हैं फ्रेंड्स। अब इस बार हम गुप्त काल और गुप्त काल के बाद वाले समय और उनके कुछ प्रमुख अभिलेख और मंदिरों की वास्तुकला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर गुफाएं भी हैं, अजंता, एलोरा, बाघ, उदयगिरी और जितनी भी देश में पुरातात्विक दृष्टि से या फिर कला और संस्कृति की दृष्टि से क्वेश्चन जिन पर बनते हैं, हम उन सभी चीज़ों को लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे ETC लिखा है। फिर मूर्तिकला के बारे में देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ भी। प्रमुख अभिलेख, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और MCQ क्वेश्चन बनते हैं UPSC में, वो यहाँ से बन जाते हैं। मंदिर स्थापत्य कला, इसमें कुछ शैलियाँ हैं जो पूरे देश में भौगोलिक और ऐतिहासिक संस्कृति को समेटे हुए हैं, जैसे कि बेसर शैली, नायक शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, विजयनगर, होयसल और पाल और सेन शैली। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट द्रविड़ है और विजयनगर है। इसके अलावा हम डिस्कस सभी को करेंगे, इवन ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं फ्रेंड्स, वो द्रविड़ और विजयनगर से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो पूरे भारत में किस तरह से फैले हुए हैं। इसके बाद में जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर और विदेशों में जितने भी हमारे हिंदू या जैन या बौद्ध धर्म के मंदिर या सिख ईसाई धर्म से संबंधित जो भी मंदिरों की शाखाएँ हैं, उनके बारे में हम एक छोटा सा सिनॉप्सिस लेंगे जो ज्यों के त्यों मैंने NCERT से कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं। पहला है गुप्त काल। तो देखिए, गुप्त काल के बारे में मैं आपको बताऊं कि लगभग चौथी शताब्दी में, चौथी सदी में जो है गुप्त शासकों का जो समय है वो शुरू होता है। और इस समय को मतलब भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम युग माना जाता है। जो जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक आर्किटेक्चर में, इंडियन आर्किटेक्चर में, तो भारतीय वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है, भारतीय वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? वो गुप्त काल को माना जाता है। आरंभिक शासक जो थे यहाँ पर, वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जो ज़्यादातर तो महायान शाखा के फॉलोवर थे, यानी कि उसके अनुपालक थे। उनके मतों को, उनके सिद्धांतों का वो पालन करते थे। और उनमें से जो उन्होंने जिस सभ्यता को, यानी कि जिस अपनी स्थापत्य कला को संरक्षण दिया, वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित थी और उन्होंने उसी का ही भरण पोषण किया, क्योंकि उनके समय में जो पनपी थी कला और संस्कृति, वो बौद्ध स्थापत्य कला ही थी। बाद में हिंदू शासक आए, उन्होंने मंदिर वास्तुकला को संरक्षण दिया, लेकिन उसका केंद्र भी उन्होंने जो है मेन प्राइम था वो बौद्ध कला को ही, यानी कि उसमें जो बौद्ध संस्कृति है उसको उन्होंने प्राथमिकता दी। बौद्ध और जैन कला भी जो है गुप्त काल में बराबर तरीके से साथ साथ चलती रही। और इन चीज़ों से ये पता चलता है कि बौद्ध कला का विकास सिर्फ बौद्धों के शासन में ही नहीं हुआ, हिंदुओं के शासन में भी हुआ। और जब ब्राह्मणों का शासन आया, यानी कि हिंदू ब्राह्मण वही थे, तो उसमें भी बौद्ध कला पनपी और जैन कला पनपी। तो फ्रेंड्स, इससे ये सिद्ध होता है कि बौद्ध धर्म हो या फिर अपना जो सनातनी धर्म हो, ये कला संस्कृति के प्रति बहुत सहिष्णु थे। मतलब सम्राट होते हुए भी इन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए कोई कटुता नहीं दिखाई। जैसे कि ब्राह्मण शासकों ने भी जो है सहिष्णुता दिखाई। और सहिष्णुता दिखाने का मतलब क्या है कि वे हिंदू थे, फिर भी उन्होंने बौद्ध संस्कृति को विशेष योगदान दिया, क्योंकि महावीर बुद्ध थे और जैन धर्म के महावीर थे और बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध थे। तो उनको जितनी भी उनसे संबंधित वास्तुकलाएं हैं, उनका संरक्षण ब्राह्मण शासकों ने यहाँ पर पूरी तरह से किया। तो उस वक्त मध्य भाग में भगवान विष्णु जो है अपने धार्मिक आस्था के रूप में जाने जाते थे। उत्तर पूर्वी भारत में शक्ति की पूजा होती थी, यानी कि जो देवी का रूप है। और आसाम में जो आप कामाख्या माँ का मंदिर देखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उसी समय, उसी सभ्यता और संस्कृति की देन है। अगर आप साउथ वाले हिस्से में, यानी कि दक्षिणी भारत में जाएंगे, चाहे आप ये वाला हिस्सा हो, यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत का हिस्सा हो, या आपका मालाबार तट हो, या फिर कोरोमंडल तट हो, तो वहाँ पर भगवान शिव को है धार्मिक आस्था के रूप में केंद्र में रखा गया था।
गुफाओं की बात करते हैं, क्योंकि वास्तुकला में देखिए गुफाएं, स्तूप, चैत्य विहार, इनकी ज़्यादा प्रधानता होती है। तो गुफाओं का हम यहाँ पर अवलोकन करेंगे। तो सबसे पहले है वो है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं से क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाओं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पुटअप होते हैं एग्जाम में। अजंता और एलोरा की गुफा से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, यानी कि 90% क्वेश्चन जो है पुटअप होता है अगर बात गुफाओं की चल रही है तो फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए अजंता की गुफाओं की मैं स्थिति बता दूं कि औरंगाबाद एक छोटा सा ज़िला है महाराष्ट्र राज्य में। वहाँ पर वघोरा नदी बहती है। वघोरा नदी के किनारे जो दक्षिण पश्चिमी, देखिए मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो हिस्सा है ना पश्चिमी घाट वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर जो सह्याद्री पर्वतमाला है, जिसे हम पश्चिमी घाट भी बोलते हैं आमतौर पर, यहीं पर इन चट्टानों को काटकर तात्कालिक समय में लोगों ने इन गुफाओं को एक श्रृंखला के रूप में बनाया था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 29 गुफाएं हैं और इन 29 गुफाओं में जिनमें से 25 तो विहार हैं और 4 चैत्य हैं। मैं आपको विहार पिछले जो हमारी कला संस्कृति का दूसरा अध्याय था उसमें बता चुका हूँ कि जिनका उपयोग आवास के लिए या निजी स्थान या आश्रय पराश्रय के लिए किया गया था उन्हें विहार कहा गया। और चैत्य थे मूल रूप से प्रार्थना स्थल, पूजा स्थल, इनको जो है चैत्य के रूप में माना गया। और गुफाओं का जो समय था वो 200 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व से लेकर के 650 ईस्वी तक का रहा था। तो ये चीज़ें हम भी डिस्कस कर चुके हैं पहले। संरक्षण इनको बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दिया गया था। वकाटक शासन का जो उस वक्त साम्राज्य हुआ करता था, इसमें एक प्रतापी शासक हुए थे हरिसेन। ये इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख राजा हैं वकाटक वंश के। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को भी संरक्षित किया और इनके द्वारा पोषित जो कला और संस्कृति है उसका भी इन्होंने विशेष सम्मान किया। और जितनी भी स्थापत्य कला है, जो यहाँ पर जितनी भी मूर्तियाँ और चित्र, भित्ति चित्र मिले हैं, उनमें फ्रेस्को तकनीक का जो है प्रयोग किया गया है। अब ये फ्रेस्को तकनीक क्या होती है इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए ये जितने भी चित्र यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि एक मरणासन राजकुमारी अजंता की गुफा में मिली है। आप इसे NCERT जो बुक है वहाँ से आप इसे रेफरेंस में ले सकते हैं। इसके अलावा उड़ती हुई अप्सराएं, उड़ती हुई अप्सराएं, इस तरह की जो कल्पनाशील वो हैं चित्र, भित्ति चित्र, वो आपको अजंता की गुफा में मिलेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन UPSC में फ्रेंड्स पूछे जा चुके हैं कि मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सराएं कौन सी गुफा में देखने को मिलती है। तो अजंता की गुफाएं, और इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रंगों का इस्तेमाल हुआ, जाहिर सी बात है इतने पुराने समय तक इनको आज भी जीवित रूप में किस तरह से देखा जाता है। तो वनस्पति जो रंग हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, वनस्पति वर्णों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। चित्रकारी की जो रूपरेखा है वो लाल कलर से बनाई गई है, यानी कि जो बॉर्डर है रूपरेखा लाल कलर से बनाई गई है। इसके अलावा जो विशिष्टता है वो चित्रकारी में नीले रंग की अनुपस्थिति है। यहाँ पर जो नीला रंग है वो यहाँ पर नहीं है। तो स्टेटमेंट से आपसे पूछ सकता है कि अजंता की गुफाओं में नीले रंग की प्रधानता है या नहीं है, और आपसे बोल देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है। तो देखिए लाल रंग का प्रयोग तो खैर कोई भी चित्रकला हो वहाँ पर होगा ही होगा। आप किसी भी राज्य की चित्रकला में चले जाइए या देश की चित्रकला को देखिए तो लाल कलर तो हर जगह होगा, लेकिन नीला कलर यहाँ पर नहीं है अजंता में। 29 गुफाएं हैं, 24 गुफाएं महायान यानी कि बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं और 5 गुफाएं हीनयान संप्रदाय से संबंधित हैं। और इनके जो प्रमाण हैं तो वो प्रमाण हमें मिलते हैं जो विदेशी यात्री थे फाहियान और वेनसांग। वेनसांग 7वीं सदी में आया था और CU की इसकी एक किताब थी, CU की। NCERT में बहुत अच्छे से इन चीज़ों को दिया हुआ है, लेकिन एक जगह नहीं है सारी चीज़। ये थोड़ा सा एक जो है बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है ताकि वो लिंक कर पाएँ, और बिगिनर होते हैं उन्हें थोड़ी थोड़ी दिक्कत ज़्यादा आती है, लेकिन हमने उन सारी चीज़ों को क्रिप्स के रूप में एक जगह लिखा है। तो देखिए CU की वेनसांग की किताब थी, 7वीं शताब्दी में जो है ये यात्रा पर आए थे और राजस्थान के भीनमाल जालौर में भी ये आए थे। तो इन्होंने इस किताब में इन पूरी अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। तो चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और वेनसांग की यात्रा का विवरण, उससे भी ये जानकारियाँ मिलती हैं।
फ्रेस्को जो तकनीक है, फ्रेस्को विधि, इसमें होता क्या है कि किसी भी चट्टान की जो सतह है, देखिए 2-3 स्टेप होती हैं। चट्टान की सतह पर मिट्टी और भूसा होता है ना, उसको आपस में मिला करके एक लेप बनाया जाता है और इसके ऊपर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम आमतौर पर चूना बोलते हैं, उसको लगा दिया जाता है जिससे कि ये पक्का हो जाए। फिर जब नमी होती है सतह में तो उस पर क्या है कि रंग और रंजक या जो भी हैं आपके पास में सजावटी सामान, उनका प्रयोग किया जाता है। तो जिससे ये क्या है कि रिस करके चट्टान की सतह पर आ जाते हैं और दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण होता है। तो ये जो हम देख रहे हैं मरणासन राजकुमारी और उड़ती हुई अप्सरा, ये सब इसी विधि से फ्रेस्को तकनीक से ही बने हुए हैं। अजंता की गुफाओं में कुछ प्रमुख मूर्तियां हैं, जैसे गुफा संख्या 26 है, उसमें भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि जो मोक्ष है उसके बारे में वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। गुफा संख्या 19 में नागराजा और उसकी पत्नी की कहानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फ्रेस्को एक भित्ति चित्र की तकनीक है जो ताज़ा और गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके की जाती है। ये इटालवी पुनर्जागरण चित्रकला के निकटता से संबंधित है। ये क्या है? इतालवी मतलब इटली। इटली में जो पुनर्जागरण का जो समय था वहाँ पर जो है इसका प्रादुर्भाव हुआ था। चलते हैं, हमारी जो नेक्स्ट गुफा है एलोरा की गुफा। तो अजंता एलोरा दोनों ही इम्पोर्टेंट है। एलोरा की गुफा है वो वास्तुकला का एक और महत्वपूर्ण स्थल है जो महाराष्ट्र की सह्याद्री श्रेणी में ही है, और जो अजंता की गुफाएं उनसे लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है। अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे एलोरा की गुफा 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 34 गुफाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें से 16 ब्राह्मणों की हैं और 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो इनको क्या है कि 34 है ना, तो इनको नंबर 1 से लेकर के 34 तक नंबरिंग की गई है ताकि जिसकी जो विशेषता है उसका यहाँ पर हमें वर्णन देखने को मिले। तो 5 से 11वीं सदी में विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु। देखिए मैं आपको एक मैप का छोटा सा आइडिया देता हूँ। अगर आप इस तरह से मैप में जाएंगे ना, तो देखिए इस तरह से, तो विदर्भ का हिस्सा तो देखिए वही है जो हमारा महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का जो महाराष्ट्र से सटा हुआ है, और तमिलनाडु यहाँ वाला हिस्सा है। तो एक पंक्ति में ये तीनों राज्य यानी कि तत्कालिक समय में जाने जाते थे। तो इन्हीं क्षेत्रों में जो है एलोरा की गुफाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ के विभिन्न शिल्पी या जो कारीगर मान लीजिए या शिल्पी मान लीजिए, उन्होंने ही इन्हें बनाया है। हालांकि इनकी स्थिति यहाँ पर है, इन गुफाओं की स्थिति, लेकिन इनको बनाने वाले कारीगर और शिल्पी थे वो यहाँ से संबंधित थे। और इसलिए ये गुफाएं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से और जो कहानी कहने के हिसाब से यानी कि कथानक के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक छोटा सा इसमें आइडिया देता हूँ कि गुफा नंबर 1 से 12 तक तो जो देखिए ये जो पहली 12 गुफाएं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, और इसके बाद में गुफा नंबर 13 से 29 तक ये हिंदू शैली यानी कि ब्राह्मणीय गुफा से संबंधित हैं। उसके बाद में 30 से 34 जो 5 गुफाएं हैं ये जैन से संबंधित हैं। तो इनके बारे में इन छोटी मोटी जानकारी को जो है यहाँ पर अपन लिखते चलेंगे। हिंदू बौद्ध गुफाएं देखिए ये राष्ट्रकूट राजवंश द्वारा, जबकि जैन गुफाएं यादव वंश द्वारा निर्मित हैं। तो इस तरह की जो अपन देखेंगे, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए एक वो है यहाँ पर चित्र बनाया गया है कि भगवान शिव और पार्वती और बाकी गण यहाँ पर शांति से जो है वे कैलाश में रह रहे हैं, और रावण यहाँ पर आके अपने पराक्रम से कैलाश पर्वत को किस तरह से उठा रहा है, ये है रावण। तो इस तरह की जो वहाँ पर चित्र हैं वो एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। अब रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाए जाने का जो चित्र है वो कहाँ पर है, वो आपका एलोरा में है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस तरह की और भी हैं, जैसे कि गुफा नंबर 10 है। मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ जिनका एनसीईआरटी में भी अच्छे से उल्लेख किया गया है। देखिए गुफा नंबर 10 है वो विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती है। विश्वकर्मा वही है जिसने सोने की लंका बनाई थी, और एक भगवान बुद्ध की जो व्याख्यान मुद्रा है वो भी यहीं पर स्थित है। गुफा नंबर 14 ये है जहाँ पर रावण की खाई यानी कि जो रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था
वो उससे संबंधित है। 15 दशावतार मंदिर से संबंधित है। और 16 कैलाश मंदिर से संबंधित है। इस तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं। इम्पोर्टेंट यही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी चीज़ें तो देखिए अगर सिलेबस में है तो उन पर कम से कम हम इतना तो आंख फेर लें कि कभी एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव दिख जाए तो हम उसे टिक कर दें। तो इस तरह की जितनी भी सारी चीज़ें हैं। बाघ की गुफाएं, तो बाघ की गुफाओं के बारे में जो है ये मध्य प्रदेश में है। बाघ एक नदी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर जो है इनकी उपस्थिति है। 5 से 6वीं सदी के बीच में जो है इन गुफाओं को बनाया गया था। कुल 9 बौद्ध गुफाएं हैं और ये भौतिकवादी शैली से संबंधित हैं। तो इनका स्वरूप अजंता से मिलता जुलता है। बाघ की गुफाओं का स्वरूप किससे मिलता जुलता है? अजंता से। और अजंता हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है साहब आपका उदयगिरी की गुफाएं, जो विदिशा मध्य प्रदेश में है। देखिए उदयगिरी जो है ये आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा। उड़ीसा खंडगिरी की गुफाएं तो वो अलग है, उसे यहाँ पर अपन को मिसमैच नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। ये विदिशा एमपी में है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उस वक्त सम्राट थे, उनके संरक्षण में 5वीं सदी में इन गुफाओं को बनाया गया। और पहाड़ों की भित्ति पर कई मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध है। इमेज में आप देखेंगे भगवान वराह विष्णु के रूप में ही जाने जाते हैं, एक अवतार के रूप में ही। तो भगवान विष्णु के जो एक बार उन्होंने सुअर का अवतार धारण किया था किसी राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि वो पृथ्वी को उठा करके ले गए थे, तो उसको भगवान ने सुअर का अवतार बन के उसका संहार किया था। तो प्रारंभिक हिंदू मूर्तियों में से ये एक है जो आप देख रहे हैं इमेज में। भगवान शिव, विष्णु, नरसिंह, और इसके अलावा जो भगवान विष्णु के रूप हैं नारायण हो, जैसे कि शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए नारायण भगवान, क्षीर सागर में जिस तरह से उनका एक स्वरूप है, उसी तरह से जो है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। मैं आपको जैसे कुछ और, जैसे जूनागढ़ की गुफाएं, तो जूनागढ़ की जो गुफाएं हैं वो सभी क्या हैं? बौद्ध धर्म की हैं सभी। और गुफाओं से ज़्यादा तो वो एक स्थल के रूप में जानी जाती हैं। गुफा कम और एक स्थल के रूप में ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट भी बने हुए हैं, तो उनकी एक अद्वितीय विशेषता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में नासिक की गुफाएं भी हैं। नासिक की गुफाओं में क्या है? 14 बौद्ध गुफाओं के समूह हैं, एक पूरा ग्रुप है, और इसे पांडव लेनी भी कहा जाता है इन 24 बौद्ध गुफाओं को। तो ये क्या है कि 1ली सदी से ही निर्मित की गई थी और जो है आगे भी जो है इनका निर्माण जारी रहा। तो ये किससे संबंधित है? ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। हालांकि बाद में इन गुफाओं पर जो है महायान संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो हीनयान संप्रदाय के अंदर जो भगवान बुद्ध की उपस्थिति है वो सिंहासन और पदचिन्ह जैसे रूपांकनों और प्रतीकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जो हीनयान है तो इसमें क्या है कि सिंहासन पे बैठे हुए हैं वो, यानी कि वो राजसी ठाट बाट में है। और फिर महायान जो आगे एक तरह का मोक्ष का द्वार है, वहाँ पर जो वो साधना उसमें जाते हैं। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो इन गुफाओं में जो मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं जिन पर महायान बौद्ध संप्रदाय का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। गुफाओं में मैं आपको फिर से जो है निवेदन करूँगा कि आपको मैंने अजंता पढ़ाया शुरू में, फिर उसके बाद में एलोरा पढ़ाया मैंने आपको, फिर उसके बाद में बाघ और फिर उदयगिरी। तो इम्पोर्टेंट केवल ये 2 हैं। आप बाघ और उदयगिरी के बारे में, क्योंकि वीडियो में देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो उससे अपन को फ़ायदा हो या मत हो, लेकिन नुकसान ज़रूर हो सकता है। तो बी केयरफुल। जो पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अब मूर्तियों के बारे में देखें तो मूर्तियों के बारे में देखिए, धातु की मूर्तियाँ होती थी, यानी कि लकड़ी की जो मूर्तियाँ उनका यहाँ पर रिवाज अभी था नहीं। और प्रखर आभा मंडल, यानी कि जो सिर है उसके पीछे दिव्य रोशनी दीप्तिमान होती थी, जिससे किसी के दैवी शक्ति होने का और अध्यात्म से परिपूर्ण होने का एक परिचय मिलता है हमें।
मूर्तियों का रंग क्रीम कलर का है और वस्त्र पहने हुए हैं, यानी कि मूर्तियों में नग्नता की जो वो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। तो इससे आप जो है इम्पोर्टेंट टिक कीजिए कि गुप्त काल में मूर्तियाँ वस्त्र पहने हुए हैं। इसके अलावा मैं कुछ और आपको छोटी मोटी बातें बताऊं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उदाहरण एक सुल्तानगंज बिहार है, वहाँ पर 7.5 फीट की मूर्ति मिली है और ये तांबे की मूर्ति है। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं यही है ये मूर्ति, ये है 7.5 फीट की ऊंचाई की। आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, यानी कि शिलालेख हैं या अभिलेख आपने जो भी माने, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन छिटपुट होके आते रहते हैं और डेप्थ में आता है क्वेश्चन, तो इनको जो है हमने ज्यों के त्यों ही लिया है। पहला है सोहगरा ताम्रलेख, सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रलेख जिसे सोहगरा ताम्रलेख के रूप में भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यही बन गया कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम ज्ञात ताम्रलेख कौन सा है, तो वो कौन सा है, सोहगरा। मैंने इसको जो यहाँ पर डार्क टिक किया है ये इंपॉर्टेंट के रूप में ही टिक किया है। तो ये एक मौर्य अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों से उल्लेखित करता है। भारत में अशोक काल के पूर्व ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। तो इसकी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंड और गुफा भित्तियों पर 33 अभिलेखों के संग्रह हैं, जिन्हें 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह अभिलेख पूरे देश में फैले हैं, बौद्ध धर्म के पहले मूर्त साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर समस्याएं हल करने के लिए यह अभिलेख धर्म के संबंध में अशोक के विचारों का विस्तार से वर्णन करते हैं और ये लेख विभाजित हैं। स्तंभों में वृहद राज आदेशों में जो कुल राजादेश हैं जिन्हें 1 से 14वां कहा जाता है, उड़ीसा में 2 अलग राजादेश मिले हैं। तो वृहद शिलालेखों में लघु राजादेश, रानी का आदेश, बराबर की गुफाओं का अभिलेख और कंधार की दुभाषी अभिलेख। तो इनके बारे में तो देखिए कोई विशेष बात नहीं है। ये अभिलेख बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण प्रदर्शित करते हैं। ये अभिलेख अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार विकास करने में उसका प्रयास दर्शाते हैं। ये लेख विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित हैं। तो निम्न विषयों के चारों ओर घूमते हैं ये जितने भी अभिलेख हैं। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण, बौद्ध धर्म प्रसारित करने के लिए उसके प्रसारों का विवरण, क्योंकि कलिंग का युद्ध जीतने के बाद में उसने उसकी पुत्री जो अशोक सुंदरी थी और उनको बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए अन्य राज्यों में भी भेजा था। उनके नैतिक और धार्मिक आदेश, उनके सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम, इन अभिलेखों में अशोक को अपने ईश्वर का प्रिय सेवक यानी कि देवनाम पियदस्सी ये बताया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवनाम पियदस्सी जो है अशोक को क्यों कहा जाता है, ईश्वर का प्रिय सेवक के रूप में, अनन्य भक्त के रूप में अशोक को जो है जाना जाता है। अगला है रुम्मिनदेई स्तंभलेख जो लुम्बिनी में है। तो देखिए ये ब्राह्मी लिपि में है और सम्राट अशोक का जो समर्पण है वो इस अभिलेख में आपको देखने को मिलेगा। उनके जन्म स्थान लुम्बिनी यानी कि जो रुम्मिनदेई में, नेपाल की अशोक यात्रा, अशोक ने लुम्बिनी को जो कर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया, अनाज का उसका योगदान 1/8वां निश्चित किया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्हें पूछे जाने के चांस कम है। जो क्वेश्चन बनेगा मैंने यहाँ पे देखिए टिक लगा रखे हैं। प्रयाग प्रशस्ति, ऊपर भी देखिए मैंने सोहगरा ताम्रलेख और अशोक के अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में तो इलाहाबाद का नाम भी जो है प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयाग का मतलब है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति का मिलन स्थान। तो प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन यानी कि संगम होता है। तो प्रशस्ति का अर्थ है किसी की प्रशंसा या किसी का स्तवन या किसी का महिमा मंडन करना। तो इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई हैं ये सारी बातें और इलाहाबाद के किले में ले जाया गया इन्हें बाद में। हालांकि ये अशोक का स्तंभ है लेकिन इसमें 4 अलग अलग अभिलेख हैं। जैसे कि सभी
स्तंभों में ब्राह्मी लिपि में अशोक का सामान्य अभिलेख है। अशोक की पत्नी की जो पत्नी थी कौरवकी। आप एक मूवी देखिएगा अशोका, इससे क्या है कि आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। इसमें जो है करीना कपूर और शाहरुख खान की एक स्टोरी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इसे देख सकते हैं। इससे आपको जो वहाँ के तात्कालिक जनपद थे उनका एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा। मैं इसे डालूंगा लिंक में। कौरवकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन करने वाला रानी का अभिलेख भी है। संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त का अभिलेख भी है। देखिए हरिसेन वकाटक सम्राट थे, मैंने अभी आपको बताया। समुद्रगुप्त की विजयों, गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन भी इसमें किया गया है। फारसी में जहांगीर पर अभिलेख, एक मेहरौली अभिलेख है, यानी कि जो लोह स्तंभ है, आप दिल्ली में जाएंगे कुतुब मीनार तो वो मालवीय नगर और साकेत जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर आपको ये मिलेगा देखने के लिए। तो वो उसी परिसर में यानी कुतुब मीनार परिसर में स्थित है ये मेहरौली का लोह स्तंभ। और यह स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त जो धातु हैं उनकी जंग प्रतिरोधी संरचना है वो बहुत उल्लेखनीय है, क्योंकि उस स्तंभ में आज भी कोई किसी प्रकार की विकृति और उसकी धातु में किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिली। भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के रूप में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित करवाया गया था। तो चंद्रगुप्त को अपने एकजुट शत्रुओं के संघ के विरुद्ध लड़कर वंग देश की विजय का श्रेय देता है। यह युद्ध में उनकी जो बहलिका साम्राज्य है उस पर भी विजय का श्रेय देता है, जो सिंधु नदी के 7 मुहानों पर लड़ा गया था। इसी तरह से खलसी अभिलेख है, तो ये अपने धरोहरों के महत्व के लिए जाना जाता है और यमुना नदी के तट पर चकराता और देहरादून के बीच एक छोटा सा नगर है। तो खलसी का जो अशोक का अभिलेख है वह अद्वितीय रूप से अनूठा है, क्योंकि खलसी उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है जहां महान मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्ण करवाया था। तो इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो इस तरह से जो उत्कीर्ण अभिलेख है वो 250 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। क्वार्ट्ज पत्थर का ये बना हुआ है और इसकी लंबाई चौड़ाई 8 और 10 फीट दी हुई है। तो मानवतावादी दृष्टिकोण को यहाँ पर जो है बताया गया है, साथ में अहिंसा और युद्ध निषेध के प्रति प्रतिबद्धता की नीतियों को भी यहाँ पर बताया गया है और फिर आध्यात्मिकता का मार्ग ग्रहण करने का जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मस्की अभिलेख ये कर्नाटक में है और सम्राट अशोक का जो लघु राजादेश है वो इसमें मिला है। ये लघु जो राजादेश की बात करें तो ये पहला राजादेश है। तो देवनाम प्रिय और प्रियदस्सी की बजाय अशोक का नाम यहाँ पर उल्लेखित है, क्योंकि अशोक को इसी रूप में जाना जाता था उसके मूल नाम में। तो यह अभिलेख धर्म शासन का साक्षी है और लोगों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को बताता है। इसी तरह कलिंग राजादेश, तो देखिए ये उड़ीसा के कलिंग में अभी भी अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत के साक्षी के रूप में खड़ा है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की युगांतकारी घटना थी, जिससे न केवल दिग्विजय की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दी बल्कि अहिंसा का मार्ग भी और बौद्ध धर्म का पालन करने का भी निर्णय लिया, क्योंकि रक्तपात देख के वो खुद बहुत ज़्यादा जो है विचलित हो गया था बाद में। और फिर कौरवकी से जब उसका मिलन हुआ था तो वो अपनी जो माता थी उसके सदमे से निकल गया था, अपनी माता की मृत्यु के सदमे से निकल गया था, क्योंकि उसने हथियार अपनी माँ की असामिक यानी कि उसके ही घर के परिवार के लोगों ने जब उसकी माता की हत्या की थी तो उससे अशोक बहुत ज़्यादा जो है बर्बरता और क्रूरता पे आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। कंगनहली अभिलेख ये भी कर्नाटक में है और 75 फीट का व्यास का एक महास्तूप भी यहाँ पर स्थित है। तो एकल पंक्ति में यहाँ पर राणियो अशोक नाम से एक जो है ब्राह्मण लिपि में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से जो अभिलेख है उनकी ये सारी कथा है, आपको इसके बारे में कीवर्ड याद रखने हैं। जैसे कि अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँ एक बार फिर से, ये चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। जैसे कि अब ये है देवनाम प्रिय दासी, इसका मतलब है ईश्वर का प्रिय सेवक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मौलिक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये अशोक के अभिलेख से संबंधित है। अब यहाँ से आपका जो है नया टॉपिक शुरू हो रहा है, ये है आपका मंदिर वास्तुकला की निर्माण शैलियाँ। तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले हैं वो आपका नागर शैली है, फिर द्रविड़ शैली है, फिर आपकी नायक शैली है, बेसर शैली है
होयसल शैली है, विजयनगर शैली और पाल और सेन शैली है। तो इनमें मैंने आपको देखिए सब कुछ पहले से इसमें PDF में जोड़ा है बिल्कुल एक्यूरेट करके, लेकिन अगर आप यहाँ पे रेटिंग देखेंगे तो स्टार पॉइंट मैंने यहाँ पे दिए हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी द्रविड़ है और आपकी विजयनगर है। बाकी पढ़ना आपको सबके बारे में है, नोट्स मैंने सबके बना के आपको दिए हैं, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आप नागर शैली पढ़ सकते हैं और बाकी इनके बारे में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यदा कदा आपको ऑब्जेक्टिव में ही देखने को मिलेंगे। बाकी और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो इन्हें हमें इसी तरह से पढ़ना है। तो देखिए हिंदू मंदिर के जो मूल रूप में निम्नलिखित अवयव मिलते हैं। एक तो गर्भगृह मिलता है। गर्भगृह के नाम से इसलिए जानते हैं जो सामान्य रूप से कक्षिका यानी कि एक छोटा कक्ष होता है जिसमें मंदिर के प्रमुख देवता को स्थापित किया जाता है। मंडप, ये मंदिर का प्रवेश स्थल होता है। यहाँ कोई द्वार, मंडप या सभा भवन हो सकता है और इसे सामान्य रूप से बड़ी संख्या में पूजा करने वाले लोगों को स्थान देने हेतु अभिकल्पित किया जाता है। शिखर की बात करें तो यह पर्वत जैसा होता है, इसके आकार पिरामिडीय से वक्र रेखीय तक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वाहन, ये प्रमुख देवता का आसन या वाहन होता है। इसे पवित्रतम स्थल के ठीक सामने स्थापित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भगवान शिव के आगे जो है नंदी का एक वो होता है, भगवान गणेश के आगे जो है चूहे को प्रतिबिंब के रूप में दर्शाया जाता है, देवी लक्ष्मी को जो है कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं विशेष रूप से। तो स्थानीय शासकों के संरक्षण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तुकला की विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई। अब हमारा जो है जो प्रथम है नागर शैली, उसके बारे में हम यहाँ पर शुरू करते हैं। यदि विस्तार क्षेत्र की बात की जाए तो नागर शैली हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वत तक व्याप्त थी, यानी कि 5वीं सदी के बाद में, 5वीं सदी के बाद में। और मैं आपको जो इसका स्वर्णिम काल बताऊं, 8 से 11वीं सदी में जो शासकों के द्वारा कला और संस्कृति स्थापत्य के क्षेत्र में जो संरक्षण किया गया था, भारत की स्थिति उस वक्त जो अगर हम मैप से थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करें तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है H, और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है जहाँ से नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियों का जो उद्गम स्थान है, वहाँ तक जो उत्तरी भारत में यानी कि जो ऊपर का भारत है, यहाँ पर नागर शैली की जो है प्रमुख भूमिका मानी जाती है। और मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय हुआ करते थे, यानी कि इस तरह से, इस तरह से, और जो पिछला भाग था वो भी इसी तरह से हुआ करता था। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, हीरे की जो रासायनिक संरचना है चतुष्कोणीय, उसी तरह से। तो डायग्राम के माध्यम से अपन इनको अच्छी तरह समझेंगे। तो ये इसका एक मोटा आइडिया था। तो मंदिर के 8 भाग हुआ करते थे। देखिए सबसे पहले है मूल, मूल यानी कि आधार। फिर है आपका गर्भगृह। गर्भगृह एक उसे बोला जाता था जिस पर नींव और दीवारों के बीच का जो हिस्सा होता था, ओभेनिष्ठ हिस्सा, उसे बोला जाता था, नींव और दीवारों के बीच में। फिर आता है जंघा। जंघा दीवार को बोला जाता था। कपोत, कपोत यानी कि जो उसके कॉर्नर होते हैं, क्योंकि दीवारों पर जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, उन्हें बोला जाता है कपोत। शिखर, शिखर को बोला जाता है जो उसका ऊपरी भाग है। गल यानी कि गर्दन शिखर के ऊपर। और आमलक, आमलक देखिए जो वर्तुलाकार कुंभ को बोला जाता था ऊपर, यह है कुंभ। तो ये क्या है कि इस पर एक शूल होता था, एक कलश होता था। मैं आपको डायग्राम में भी सब कुछ बताऊंगा। तो आमलक कैसी स्थिति है, गर्दन और कुंभ के बीच की स्थिति है आमलक। तो इनको जो है हमें इसी क्रम में याद करना है, समझना है, और एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन अगर आएगा आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी आधार पर पूछा जाएगा कि नागर शैली में आमलक की भूमिका क्या होती है। तो आपको बताना है कि ये शीर्ष भाग में आता है जो कुंभ और गले, गला इसको बोला जाता है, गला बोला जाता है, ऐसा ऊपरी भाग जहां पर गर्दन यानी कि जो कलश है उसकी संरचना प्रारंभ होती है। ये अभी डायग्राम में हम सब अच्छी तरह से देखेंगे। तो देखिए इस शैली में जो बने हुए मंदिर हैं उनके नामकरण भी हैं। उड़ीसा में कलिंग कहलाते हैं, गुजरात में लाट कहलाते हैं, और हिमालय में पर्वतीय कहलाते हैं। तो ये नागर शैली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय संरचना की होती है, और 8 से लगभग 13वीं सदी तक जो है
तात्कालिक शासक वंशों ने पर्याप्त संरक्षण दिया और विशेषताओं में जो है उठी हुई छतें इसकी प्रमुख विशेषता है। नागर शैली की कुछ उपशैलियां भी हैं। उपशैलियों में देख लेते हैं। सबसे पहले है ओडिशा शैली। तो ओडिशा शैली जो है नक्काशी बाहर की दीवारों पर ही होती थी, यानी कि जो अंदर की दीवार है वो सिंपल और सोबर स्थिति में बनाई गई है। जो अंदर की दीवारें हैं वो कैसी हैं, वो है सामान्य, यानी कि उन पर किसी भी तरह का अलंकरण सजावट नहीं की गई है। और खंबे का प्रचलन नहीं था। लोहे के जो बड़े बड़े गर्डर होते थे उन्हें ही काम में लिया जाता था। कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो ओडिशा शैली से बनाया गया है। ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर सूची में भी इसे जो है नामांकित किया गया है। इसके अलावा भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये क्या है, उड़ीसा में ही है, जाहिर सी बात है। देखिए सूर्य मंदिर और भी हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से जो मैंने आपको संरचना बताई है, ये चतुष्कोणीय संरचना के रूप में ही आप इन्हें मानिए। देखिए उड़ीसा शैली जो मैंने आपको बताया, जैसे कि बाहर की दीवारों पर ही अलंकरण होता था, भीतरी दीवारों पर नहीं होता था। साथ में यहाँ पर खंभों का उपयोग नहीं, केवल लोहे के गर्डर का उपयोग जो है इसमें ज़्यादा किया जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में जो डार्क ब्लैक कलर की चीज़ें हैं, ये क्या हैं, ये लोहे के गर्डर हैं सपोर्टर के लिए। जैसे हम पिलर्स देते हैं आज के टाइम पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये, तो फ्रेंड्स इन्हें ही लोहे के गर्डर के रूप में जाना गया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जो शिखर होता था, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता था रेखा देउल। तो रेखा देउल नामक संरचना की प्रधानता उड़ीसा शैली में है, यानी कि जो नागर शैली की उपशैली है उड़ीसा शैली, वहाँ पर जो है ये रेखा देउल इम्पोर्टेंट है, रेखा देउल। इसके अतिरिक्त छत जितनी भी होती थी वो क्षैतिज होती थी, जिनके शीर्ष से अंदर की तरफ, ये अगर आप देखेंगे जैसे छत है ये क्षैतिज है, बिल्कुल सीधी है। इसके शीर्ष पर जो यहाँ पर संरचना है ये अंदर से मुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो मंडप को जो बोला जाता था, जैसे कि आप ये छोटी संरचना है, ये मंडप है, इसको क्या बोला जाता था, जगमोहन नाम से जाना जाता था। और प्रमुख जो मंदिर होता था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मंदिर है, ये किसी स्थिति में, वर्गाकार स्थिति में है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में है, वर्गाकार आकार में होता था। आगे चलेंगे तो इनके मैं उदाहरण आपको बता दूं कि कोणार्क सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये थोड़ा सा इनको आप यहाँ पर डिक्टेट करते हुए चलिए। दूसरी उपशैली है खजुराहो शैली। तो खजुराहो शैली की विशेषता क्या है, देखिए इसके जो प्रवर्तक हैं वो चंदेल शासक हैं। खजुराहो शैली के प्रवर्तक चंदेल शासक है, क्योंकि ये मध्य भारत में पनपी थी। साथ में 11वीं सदी के बाद का जो समय है खजुराहो शैली का अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि चंदेल शासकों ने इनको संरक्षण किया था। बाहर भीतर दोनों दीवारों पर जो है नक्काशी की गई है, सजावट और अलंकरण के आपको मिल जाएंगे। और अधिकांश मूर्तियां कामुक स्थिति में यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप साइड पर और भी देख सकते हैं इन्हें। हिंदू और जैन धर्म का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। खजुराहो में जो लक्ष्मण का मंदिर है वो प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो ये जो मूर्तियां हैं ये बलुआ पत्थर को तराश करके बनाई गई हैं, बलुआ पत्थर को तराश करके बनाई गई हैं। और ये जितनी भी कामुक मूर्तियां हैं, देखिए खजुराहो को इसी रूप में इसकी पहचान की जाती है, कामुकता के रूप में, क्योंकि जो महर्षि वात्स्यायन हुआ करते थे हमारे पुराने, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की थी, तो उन्हीं की ही ग्रंथ को अपना केंद्र मान करके इन मूर्तियों की और यहाँ की जो स्थापत्य शैली है उसकी रचना की गई है। तो महर्षि वात्स्यायन का एक ग्रंथ है कामसूत्र, उससे ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हैं, क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ जो मिली हैं वो इसी तरह की मिली हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए मंदिर में केवल 3 कक्ष होते थे। पहला तो गर्भगृह है, गर्भगृह, फिर मंडप, और फिर जैसे कि ये बड़ा मंडप हो गया तो इसके नीचे जाते हैं तो ये छोटा मंडप, यानी कि अर्ध मंडप। तो इस तरह की जो विशेषता है, देखिए फिर यहाँ पर और छोटा हो गया, इस तरह से संरचना खत्म हो जाती है। तो इसे ही बोला जाता है मंडप और अर्धमंडप रूपी आकार। तो मंदिर निर्माण में जो है पंचायतन शैली का भी देखिए काफ़ी प्रयोग किया गया है। मैंने आपको राजस्थान की जो मंदिर शैली पढ़ाई है उसमें भी पूरे जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं, शैलियाँ हैं, उनका मैंने यहाँ पर वर्णन वहाँ पर किया है। तो थोड़ा सा रिवीजन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स पर्वत श्रृंखला के समान प्रतीत होते थे, क्योंकि ये एक ही जो स्थान है
वहाँ पर तराश करके, पत्थर की शिलाओं को तराश करके बनाई जाती थी, और कुछ आकृतियों को जो है यहाँ पर रखा गया है। यह है अपना विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर खजुराहो। और इसके अतिरिक्त ये जो है आप देख सकते हैं, जो खजुराहो की जो शैली है, कामुक शैली, उस रूप में ये दिखाई गई है। आप नेट पे और भी सर्च कर सकते हैं। आगे बढ़ें तो आगे है हमारा सोलंकी शैली। अब सोलंकी शैली मैंने आपको जब हमारे राजस्थान के मंदिर पढ़ाए थे, आप लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें जो उत्तर पश्चिमी भारत है, उत्तर पश्चिमी भारत जो सभ्यता हमारी राजस्थान और गुजरात में समान रूप से जो है फैली हुई है। देखिए इस तरह से अगर अपन देखें तो भारत के मैप की जो स्थिति है वो इस तरह से है। तो ये जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान और अपना गुजरात, तो यहाँ पर जो मारू गुजर शैली है, मारू गुजर शैली मंदिर स्थापत्य कला में, वो सोलंकी शासकों के समय में जो है काफ़ी ज़्यादा अपने विकास में आई थी, उनके संरक्षण में ये शैली विकसित हुई थी, तो इसे सोलंकी शैली कह दिया जाता है। तो इसकी दीवारें पे नक्काशी नहीं थी, नक्काशी रहित दीवारें थी, और गर्भगृह अंदर और बाहर दोनों तरफ से मंडप से जुड़ा हुआ होता था। ये देखिए मंडप है और गर्भगृह यानी कि जहाँ पर पूजा स्थान होती है, तो बाहर और अंदर ये जो है इस तरह से एक आम खुली हुई संरचना होती थी। तोरण की व्यवस्था, मंदिर परिसर में बावड़ी, जैसे कि आप मोढेरा का जो सूर्य मंदिर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये सारी संरचना देखने को मिलेगी। ये बावड़ी है यहाँ पर। तो बलुआ पत्थर, बेसाल्ट आदि से बनी हुई थी ये संरचनाएं। सूर्य कुंड भी यहाँ पर मिलेगा आपको। तो बावड़ी की जो सीढ़ियाँ हैं वो छोटे छोटे मंदिर हैं, और मंदिर में जो है लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी यहाँ पर प्रसिद्ध है। इन जो मंदिर हैं यहाँ पर, छोटे छोटे जो मंदिर हैं, इनमें क्या की गई है, लकड़ी से नक्काशी को स्थापत्य कला का रूप देने की कोशिश की गई है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर इनके बाद में मैं आपको बता दूं कि द्रविड़ शैली पढ़ें उससे पहले मैं आपको इसमें कुछ और बातें बताना चाहूँगा। अधिकांश जो मंदिर हैं वो पूर्वमुखी हैं, यानी कि भगवान सूर्य जिस स्थिति में होते हैं, जैसे कि सन जो सूर्य है वो पूर्व में से उगता है, तो वो पूर्व दिशा की ओर उनका मुख रखा गया है वास्तुशास्त्र को देखते हुए। तो देखिए ये जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये 1026 और 27 ईस्वी में बनाया गया था। एक राजा थे भीम प्रथम, उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़े, अगला है हमारा द्रविड़ शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो द्रविड़ शैली का जो क्षेत्र है, चोल शासकों ने सबसे ज़्यादा जो है इसको संरक्षण दिया था। चोल शासकों ने सबसे ज़्यादा संरक्षण दिया था, इसलिए ये इसका स्वर्णकाल कहलाता है। पूरे भारत में जो है मंदिर बने हैं इसमें, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए द्रविड़ शैली है ये कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैली हुई है। अगर हम दक्षिण भारत का स्थान देखें, जैसे कि कृष्णा नदी यहाँ पर है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले स्थान से अगर हम देखना स्टार्ट करें तो नीचे कन्याकुमारी तक जो है द्रविड़ संस्कृति है, द्रविडियन लोगों के द्वारा बसाई गई। तो स्थापत्य कला को भी द्रविड़ नाम दिया गया, क्योंकि दक्षिण भारत से संबंधित है, जाहिर सी बात है। तो देखिए यहाँ पर प्राकार है, प्रकार परकोटे से बोला जाता है, जो चार दीवारी से घिरा हुआ होता है। गोपुरम है, गोपुरम यानी प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। रथ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है, जिसमें द्रौपदी और पांडवों के समय की भी बहुत सारी प्रतिमाएं व्यवस्थित है। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है वो इसी का उदाहरण है, बताएंगे आगे आपको। और एक है आपका साहब शिखर, शिखर पिरामिड नुमा हुआ करते थे। मंडप है और प्रांगण है। प्रांगण जिसे परिसर बोला जाता है आमतौर पर, जहाँ पर लोग बाग जो पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं तो वो वहाँ पर खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो एक परिसर, एक ऐसा बरामदा जैसे, बड़ा बरामदा जैसी जगह होती है, आप इसे ही प्रांगण मानिए। देखिए इसका जो जन्म है वो पल्लव शासकों के समय हुआ था। द्रविड़ शैली का जन्म स्वर्णकाल चोल शासकों को माना जाता है। आपको पता है बृहद्रेश्वर, राजराज प्रथम और राजेश्वर, जो भी वो बृहदेश्वर मंदिर चोलकालीन जो कांस्य कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है चोल कला का समय स्वर्ण काल में माना जाता है। फिर विजयनगर जब काल में विजयनगर की जो अपनी स्थापत्य कला पनपी, तो इसका जो है पतन होना शुरू हो गया। चोल काल में जो वास्तुकला है उसमें मूर्ति कला और चित्रकला का संगम हो गया था।
तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसमें राज प्रथम एक चोल नरेश हैं, उन्होंने इसे बनवाया, यूनेस्को धरोहर में शामिल है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर भी जो है इसी का उदाहरण है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। दक्षिण भारत में आज भी इनकी बड़ी मान्यता है। चढ़ावे से लेकर के पर्यटनों की अगर मैं बात करूं तो ये इनके अनोखे रिकॉर्ड हैं, दर्ज हैं। तो पल्लवों ने देखिए द्रविड़ शैली को जन्म दिया और फिर चोल काल में ऊंचाई हासिल की और विजयनगर काल में इसने जो है पतन की तरफ चली गई। इसके बाद में जो द्रविड़ शैली है, देखिए इसमें जो बातें हैं वो इसी रूप में है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही एक और हम आगे पढ़ेंगे, नायक शैली। इसकी उपशैलियों में से एक है नायक शैली, तो उसके उदाहरण और उनको भी हम देखेंगे। तो जो गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर है, ये गंगा के डेल्टा में अपनी जीत के उपलक्ष्य में जो इनके एक वंशज थे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट है बेसर शैली। तो बेसर शैली भी देखिए मिश्रित रूप है। जो हम नागर शैली उत्तरी भारत की और दक्षिणी भारत की द्रविड़ शैली करवा चुके हैं, उसी का ही मिश्रित रूप है। और जो विंध्याचल पर्वत से, जाहिर सी बात है मिश्रित रूप है, तो बीच वाले स्थान पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी वर्चस्व में रहेगी कोई भी कला और संस्कृति। इस तरह से हमने एक कच्चा नक्शा बनाया है भारत का, तो देखिए इसमें यहाँ तो जो ऊपरी भाग है उसमें प्रमुख रूप से नागर शैली की वो है बहुलता, फिर नीचे द्रविड़ शैली की बहुलता है। तो बेसर शैली इस मध्य भाग में जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई और इसका विकास भी इन्हीं शासकों के संरक्षण में हुआ है। तो कृष्णा नदी तक जो है यहाँ पर ये पाई जाती है आमतौर पर। चालुक्य शासक थे कर्नाटक के, उनके समय में इसका जो है विकास की यात्रा प्रारंभ हुई और विमान और मंडप इसकी प्रमुख विशेषता है। मंदिरों को जो आकार है वह आधार से शिखर तक गोलाकार होता था। आधार से शिखर तक जो इस तरह से ये गोलाकार प्रवृत्ति में पाई जाती थी। प्रदक्षिणा पत्र इनके खुले होते थे, यानी कि जिसमें परिक्रमा देते हैं हम लोग, वो इनके खुले हुए होते थे, चाहे वो किसी भी आकार में हो। प्रमुख शासक बादामी चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल, इनके समय का जो समय है वो प्रमुख माना जाता है। एक दोडू बसप्प मंदिर है दंबल, तो ये इस कला का जो है बेहतरीन श्रेष्ठ उदाहरण है। गुप्त काल के बाद में देखिए जो देश में स्थापत्य कला है उसको लेकर के क्षेत्रीय शैलियों के विकास ने एक नया मोड़ लिया था, क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था जाती है तो नई शासन व्यवस्था अपने नए नवाचारों को लेकर के आती है। तो बेसर शैली का उदाहरण आप वृंदावन में वैष्णव मंदिर को भी देख सकते हैं। वृंदावन में जो वैष्णव मंदिर है उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊं कि उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड में भी जो है इस शैली का काफ़ी वृहद पैमाने पर विकास हुआ है। तो अब ये है बेसर शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो मिश्रित शैली थी नागर और द्रविड़ के, उसमें बादामी और जो चालुक्य शासक थे, चालुक्य कौन से, कल्याणी वाले। अगर मैप में एनसीईआरटी में अगर आपने फोकस किया है तो आपको इस लोकेशन का पता होगा। तो राष्ट्रकूटों के समय में जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, कैलाश नाथ मंदिर, वो इनके ही समय में बनाया गया है। और होयसल शासकों ने जो है हेलीबुड बेलूर के मंदिर बनाए हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। हेलीबुड बेलूर के मंदिर, जब हम होयसल कला, स्थापत्य कला को अलग से पढ़ेंगे। तो ये इस तरह की इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं। आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पर द्रविड़ शैली भी मैंने दी है, नागर शैली भी मैंने दी है, बेसर शैली भी जो है मैंने यहाँ पर दी है। तो इन सब के बारे में आपको एक छोटी छोटी सी जानकारी होनी चाहिए। अंतर के तौर पर एक डायग्राम है, मैप में बताऊं तो देखिए नागर शैली तो यही है, हिमालय से लेकर के विंध्याचल तक। सोलंकी शैली जो उत्तर पश्चिमी भारत में है, इस क्षेत्र में। इसी तरह से बेसर शैली जो हम देखेंगे वो नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। विजयनगर, जो विजयनगर साम्राज्य था जिसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी। पाल और सैन शैली, पाल शैली यानी कि बंगालियों की है, तो वो उसी क्षेत्र में पाई जाती थी। इन्हें हम सब एक एक करके आगे पढ़ते हैं। तो देखिए नायक शैली है, तो नायक शैली को मदुरई शैली भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है
1618वीं सदी के बीच में जो विकास हुआ था नायक शासकों के अधीन, तो उस मंदिर वास्तुकला की शैली को नायक शैली के रूप में जाना गया। तो मदुरई में हुआ था तो मदुरई शैली के नाम से जाना गया, और ये पूरी तरह से हूबहू द्रविड़ शैली से मिलती जुलती है। द्रविड़ शैली की ही एक उपशैली के रूप में जानी जाती है, तो इसे द्रविड़ कला की ही एक अन्य प्रतिरूप कला के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों में बारीक नक्काशी है, लेकिन वास्तुकला की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा जो है व्यापकता को लिए गए हैं, व्यापकता को समाये हुए है, क्योंकि इसमें इस्लामी प्रभाव भी देखने की एक उसमें झलक है, वो अपन को मिलेगी। तो उसे आगे उदाहरणों से समझेंगे। तो नायक शैली में एकमात्र ऐसी मतलब प्राचीन और मध्यकालीन भारत की एक ऐसी शैली है जिसमें इस्लामी प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, मध्यकालीन भारत की यहाँ बात करना सही नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत है, जो भारत की जब शुरुआत होती है, जब संस्कृति और सभ्यता अपने रूप में ढलने का जो समय होता है, तो वो प्राचीन भारत है, और हम अभी उसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें एकमात्र जो ऐसी शैली है जहाँ पर इस्लामी प्रभाव देखने को मिलता है, नायक शैली। गोपुरम दुनिया के सबसे बड़े आकार के गोपुरम में से एक थे, यानी कि जो प्रवेश द्वार है। और देखिए, यह है मीनाक्षी मंदिर मदुरई का। यहाँ पर जो छतदार अपन देखेंगे कि ये बिल्कुल आयताकार स्थिति में इस तरह से यहाँ पर भी है, और ये यहाँ पर भी अपन देखेंगे इसे। तो इस तरह से ये पूरा जो लोग भक्तजन देखिए यहाँ पे परिक्रमा दे रहे हैं, तो ये छत के नीचे दे रहे हैं। तो बरामदे के साथ साथ जो गर्भगृह के चारों ओर बड़े गलियारे का एक परकोटा बनाया जाता था। आप इस संरचना को देख के इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह जो है नक्काशी की गई है मंदिर में। यहाँ पर भी आप देखिए इसे, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी देखें, और हर जगह देखें आप इसे। आपको नक्काशी जो है हर जगह पर आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि जहाँ पे स्थापत्य कला का, आर्किटेक्चरिंग का जो बारीक काम किया जाता है, वहाँ पर जो है अपन को ये बारीक नक्काशी के उदाहरण मिलते हैं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम जो प्रवेश द्वार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इसलिए जो ये शैली है नायक शैली, मदुरई शैली, यानी कि द्रविड़ कला की जो उपशैली है, इसको जो है गोपुरम कला का एक उत्कर्ष काल मानते हैं। जो प्रवेश द्वार है यानी कि गोपुरम है, इसका उत्कर्ष द्वार मानते हैं, उत्कर्ष काल मानते हैं। तो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर इसमें अपनी अच्छी भूमिका को निभाता है। आगे चलें, होयसल शैली आती है। तो होयसल शैली के बारे में जो हमने आपको इससे पहले भी थोड़ा सा परिचय दिया है, तो इसे पूरा अच्छे से कवर करते हैं। देखिए, मैसूर और कर्नाटका का जो हिस्सा है, वहाँ पर इसका काफ़ी अच्छे वृहद पैमाने पर विकास देखने को मिलता है, जिसमें बेलूर, हेलीबिड और श्रृंगेरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़, ये क्वेश्चन यूपीसी में पूछे गए हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जब डिस्कस कराऊंगा, जब आप देखेंगे कि ये जो कंटेंट था ये कितना मतलब बेहतरीन के साथ में बनाया गया है। देखिए, कर्नाटक क्षेत्र में जो है मैसूर के निकट, इन क्षेत्रों में बेलूर, हेलीबिड और श्रृंगेरी क्षेत्र में जो है उस वक्त तात्कालिक समय में जो शासकों के अधीन, यानी कि कौन से शासक थे, जाहिर सी बात है होयसल शासक ही थे, उनके अधीन जो स्थापत्य कला को संरक्षण मिला उसे होयसल शैली नाम दिया गया। और ये जो तीनों स्थान मैंने आपको यहाँ पे डिक्टेट कराए हैं, ऐसे प्रमुख स्थलों में जो इनका विकास का जो समय माना गया है वो लगभग 11 से 13वीं सदी को माना गया है। एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर डेट लिखी हुई है इस तरह से, एग्जैक्ट 1050 से 1300वीं ईस्वी। तो इस अवधि के दौरान ये काम हुए हैं सारे। आकार है वो तारामय योजना के अनुरूप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तारामय योजना कैसी होती है, देखिए, आपस में जुड़ी हुई, यानी कि स्तंभों वाले केंद्रीय हॉल का एक निर्माण करा के सभी मंदिरों को उससे आपस से जोड़ा गया है। आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मूर्तियों के अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। दीवारें, सीढ़ियां जिग-जैग पैटर्न में थी, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो है सीढ़ियां और दीवारें जिग-जैग पैटर्न में थी। पंचायतन शैली को भी झलक देखने को मिलती है। पंचायतन शैली जिसमें क्या होता है कि जो मुख्य मूर्ति होती है उसके अगल बगल में अन्य हिंदू यानी कि जो सनातनी धर्म के देवता हैं उनको भी बताया जाता है। तो ये मुलायम बलुआ पत्थर जो है उसका काम यहाँ पर देखने को मिलता है।
चन्नकेश्वर मंदिर सोमनाथपुर, हैलीबिड और होयसलेश्वर मंदिर, ये यहाँ पर प्रमुख रूप से जो है जाने जाते हैं। और मंच जो है अगर आप इन्हें देखें, देखिए यहाँ पर ये मंच है, मंदिर ऊपर है और मंच काफ़ी उठा हुआ है। तो उठे हुए मंच की जो विशेषता है, उठे मंच की जो विशेषता है वो भी अपन को होयसल शैली में दिखाई देती है। तो डायग्राम मैंने यहाँ पे इंटरनेट से लिए हैं, आप इनको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ करके और समझ करके चीज़ों को याद रख सकते हैं। देखिए डायग्राम देने का मतलब ये कि जो आपकी अवचेतन मन में जितनी भी चीज़ें जाएं वो बेस्ट होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रविड़ शैली के बाद में विजयनगर शैली। तो राजधानी थी हम्पी कर्नाटका में, वहाँ पर जो चालुक्य, चोल, पांडे, होयसल, जितने भी राजा थे, चालुक्य, चोल, पांडे, होयसल, इनके जो प्रमुख शासक थे इनके द्वारा संरक्षण दिया गया। और 13 से 16वीं सदी के बीच में एनसीईआरटी में जो डेट लिखी हुई है 1336 से 1565। फ्रेंड्स ये डेट आपसे कभी पूछेगा नहीं, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए ये सारी चीज़ें फैक्ट के साथ में बताता हूँ। तो आप 13 से 16वीं सदी को याद रखिए। और देखिए अगर आप ढंग से देखेंगे तो हमने जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है यहाँ से, मंदिर स्थापत्य कला की जितनी भी चीज़ों को हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो डेट के अनुसार ही किया है कि सबसे पहले 5वीं सदी, फिर उसके बाद में 8 से 13वीं सदी, क्योंकि 5वीं सदी तक तो जो गुप्त काल है वो चलता है, और उससे पहले जो है मौर्य काल, जो पहला शासकों का काल था। मैंने आपको सब कुछ अपने पुराने लेक्चर में बताया है। तो यहाँ पर देखिए 11वीं सदी आ गया, क्योंकि उपशैली है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते समय ने जैसे जैसे अपना रुख मोड़ा है, उसी तरह से परिवर्तन आता गया स्थापत्य कला में, और कहीं ना कहीं विकास और उत्थान की प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। तो अब हम अपना जैसे कि 11 से 13वीं सदी आ गया होयसल, फिर इसके बाद में विजयनगर 13 से 16वीं सदी में आ गया। तो हमें लिंक बनाते हुए, चेन बनाते हुए चलना है। और हो सके तो आप इसमें एक पेज लेकर के सारे मंदिर स्थापत्य कला को लिख लीजिए, और उनके नीचे उनके जो संरक्षक शासक हैं उनका नाम लिखिए। तो इस तरह से क्या आपके ये एक ही पेज में आप इन सारों का क्रिप्स नोट्स बना सकते हो। अपन आगे चलते हैं। जिस पे प्रभाव है वो द्रविड़ वास्तु स्थापत्य कला का देखने को मिलता है। विशेषता की बात करें तो ये बोधिगई अलंकरण से परिपूर्ण है। अब देखिए बोधिगई जो अलंकरण है उससे क्या बोला जाता है, उससे प्रमुख चीज ये होती है कि स्तंभों का जो अधिक इस्तेमाल हुआ है, स्तंभों का जो अधिक प्रयोग हुआ है जो विजयनगर स्थापत्य कला है उसमें। साथ ही में वो कौन से स्तंभ हैं, वो एकाश्म प्रस्तर हैं, यानी कि एक बड़े चट्टान के टुकड़े को तराश करके काट करके बनाया गया। जैसे कि अशोक स्तंभ है, हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ा, उस पर विस्तृत फिर क्या करना, अलंकरण करना, सजावट करना। ये विजयनगर शैली की जो है प्रमुख विशेषता है। और इसे क्या बोला गया, बोधिगई अलंकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख मंदिर विठलनाथ, विरूपाक्ष, हजाराराम, रघुनाथ, महानवमी डिब्बा और नरसिम्हा मंदिर। तो मंदिर इनके अलावा और भी हैं। तो इस तरह की ये प्रमुख चीजें हैं। मैं आपको बता दूं कुछ, जैसे विरूपाक्ष मंदिर है ये, तो विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत हैं वो इस तरह से हैं कि एक नूनिज है, विजयनगर को रोम से बेहतर इन्होंने बताया है। और ये एक यूनान देश से आए हुए, यूनान देशों से आए हुए यात्रा करते हुए यहाँ पर रुके थे। तो इन्होंने जो है अपना एक नज़रिया पेश किया था। ये क्या थे, पुर्तगाली यात्री थे। तो यहाँ पर ये आए थे। एक है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ने बोला कि ना आंखों ने देखा है ना कानों ने सुना है, ये इतना ज़्यादा सुंदर है। तो ये फारस के यात्री थे, फारस के यात्री। तो इन्होंने जो है इस शैली के बारे में अपने ये वृत्तांत दिए हैं। देखिए विजयनगर जिसे हम्पी शहर बोला जाता था, ये मुख्य क्षेत्र जो है 25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और ग्रेनाइट और क्लोराइट पत्थर हैं, जो ग्रेनाइट पत्थर है उनका अंदर की अगर मैं वास्तुशैली की बात करूं तो अधिक जो है प्रयोग हुआ है। तो ये सुग्रीव गुफा भी है यहाँ पर, सुग्रीव गुफा। और विजयनगर के जो विट्ठल मंदिर हैं, विट्ठलनाथ मंदिर है, इसमें जो इस्तेमाल हुए हैं एक स्तंभ, वो संगीत का गुण भी रखते हैं। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वे संगीत का गुण भी रखते हैं। तो इसमें संगीत का गुण
रखने से आप समझ यूं सकते हो कि उनकी जो अलंकरण है, उनकी जो काट छांट है, उस तरह से की गई है कि अगर हवा का अगर वहाँ पर दबाव हो तो उससे विशेष प्रकार का अनुनाद और ध्वनि उत्पन्न होती होगी। तो ये विजयनगर शैली की जो है प्रमुख विशेषताएं हैं। गोपुरम पहले अग्रभाग पर भी होते थे और सभी दिशाओं में बनवाए गए हैं इसी तरह से। तो रघुनाथ मंदिर और ये विरूपाक्ष मंदिर, इन उदाहरणों को आप जरूर याद रखें क्योंकि एग्जाम में कभी सभी ये पूछ लिए जाते हैं। अपन आगे चलें, पाल और सेन शैली के बारे में है। देखिए जितनी भी शैलियाँ थी उन सब की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो इसी तरह से पाल और सेन शैली के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल संक्षेप में देखेंगे, जो अपन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पाल देखिए बौद्ध राजा थे और सेन वो हिंदू राजा थे। तो इनके बारे में जो इनकी प्रमुख बातें हैं मैं आपको बता दूं कि चैत्य विहार और स्तूप जो है इन्होंने बनवाए थे, महायान परंपरा से संबंधित थे बौद्ध शासक। और हिंदू यहाँ पर हिंदू मंदिर बनवाए और उन्होंने बौद्ध स्थापत्य कला का निर्माण भी कराया। मैंने आपको बताया कि इसमें जो ब्राह्मण वंश के लोग थे उन्होंने वे सहिष्णु ज़्यादा थे, तो इन्होंने अपनी स्वयं की परंपरा को तो आगे बढ़ाया ही, साथ में जो पहले से एक संपन्न परंपरा है भगवान बुद्ध की स्थापत्य कला, उसको भी इन्होंने आगे बढ़ाया। तो नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब जितने भी शैक्षणिक तत्कालिक समय के विश्वविद्यालय हैं उनका निर्माण पाल शासकों ने प्राथमिकता में करवाया। और ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश में है, देख सकते हैं आप इसे। और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी जो है मुद्रा का प्रबंध किया है, यानी कि वहाँ पर उन्होंने अलग से इसके लिए धन का खर्च किया है। ये न्यूज़पेपर में काफ़ी, ढाकेश्वरी जो मंदिर है हिंदुओं का, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। तो उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा, इसके अतिरिक्त जगदहल, ये जितने भी प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय हैं इनका निर्माण यहाँ पर कराया गया है। तो बांग्लादेश में सोमपुर महावीर का जो मंदिर है, सोमपुर महावीर, इसका विकास भी जो है इन्हीं सैन्य शासकों ने किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि पक्की ईंटों का निर्माण किया गया जिन्हें टेराकोटा ईंट कहा जाता था। अपनी चमकदार पॉलिश के लिए ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं आज भी। ये विक्रमशिला है, ये तक्षशिला है। तो प्राचीन भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में हम एक छोटा सा सिनॉप्सिस लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और आरपीएससी और सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न, चाहे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएं चाहे मेंस के लिए पूछे जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसे कि उदंतपुरी के बारे में देखते हैं। ये विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा इसे संरक्षण में बनवाया गया और बौद्ध महावीर, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया था। तो ये क्या था, एक बौद्ध महाविहार था, यानी कि शिक्षा की नगरी के रूप में जाना जाता था। तो बख्तियार खिलजी ने, मुस्लिम शासकों ने इन्हें जो है काफ़ी नुकसान पहुंचाया, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो खिलजी हो या बख्तियार, जैसे कि बख्तियार खिलजी है। विक्रमशिला इंपॉर्टेंट टिक कीजिए, बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित और पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। शिक्षा का प्रसार करने के लिए राजा द्वारा भारत के बाहर से विद्वानों को आमंत्रित किया गया। बुद्धत्व का जो वज्रयान संप्रदाय यहीं फला फूला था और यहाँ तांत्रिक शिक्षा भी दी जाती थी। तर्कशास्त्र, वेद, खगोल विज्ञान, शहरी विकास, विधि, व्याकरण, दर्शन आदि जैसे अन्य विषय भी यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। जगदल, ये बंगाल में जो बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का शिक्षा केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला के पतन के बाद कई विद्वानों ने यहाँ शरण ली। संभवतः पाल वंश के राजा रामपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वल्लभी, ये सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। उस वक्त सौराष्ट्र गुजरात में आता था, अब तो खैर उसको महाराष्ट्र और उससे जब अलग किया गया तो सौराष्ट्र विदर्भ है, वो महाराष्ट्र की भूमि में आते हैं मुख्य रूप से। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। विधि, दर्शन, प्रशासन, शासन कला, ऐसे विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते थे। चीनी विद्वान ह्वेनसांग जो 7वीं सदी में यहाँ पर आया था भारत में, सीयू की इसकी एक किताब थी, सीयू की इसकी एक किताब थी जिसमें अपन को इन सारी चीज़ों का जो है वृतांत देखने को मिलता है। आगे बढ़े, नालंदा
दक्षिण एशिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यह स्पष्ट नहीं है कि किसने इसकी स्थापना की है। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में था और हर्षवर्धन के शासनकाल और पाल राजाओं के अधीन इसे अत्यधिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान जो है प्राप्त हुआ। तीनों बौद्ध सिद्धांत यहाँ सिखाए जाते थे। महायान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेद, ललित कला, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय भी यहाँ पढ़ाए गए हैं। इसमें 8 अलग अलग परिसर थे। यहाँ तक कि छात्रों के लिए छात्रावास भी थे और मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और विश्व के अन्य भागों से विद्वानों को इसने काफ़ी आकर्षित किया है। तो तिब्बती बौद्ध धर्म यहाँ पर काफ़ी प्रभाव था और नागार्जुन और आर्यभट्ट जो हैं वो नालंदा के ही प्रसिद्ध विद्वान हैं, जो खगोलविद और शून्यवाद का जिन्होंने अपना एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत दिया है। वेनसांग ने विश्वविद्यालय में 2 वर्ष बिताए थे। एक और चीनी विद्वान आए थे, इत्सिंग। इत्सिंग अंतिम चीनी यात्री था जिसने प्राचीन भारत में यात्रा की थी। 7वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने नालंदा में कम से कम 10 वर्ष बिताए थे इत्सिंग ने। तो फायान, सेत्सियांग, वेनसांग और इत्सियांग, ये चारों जो चीनी यात्री हैं ये भारत की यात्रा पर आए थे। इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, इनका क्रम भी हमें इसी तरह से पता होना चाहिए। तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। 5वीं सदी पूर्व के आसपास ये अस्तित्व में रहा था और चाणक्य ने इसी स्थान पर अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मशास्त्रियों को यहाँ पढ़ाया जाता था। राजनीतिक, शिकार, चिकित्सा, विधि, सैन्य, रणनीति जैसे विषय यहाँ पढ़ाए जाते थे। और 405 ईस्वी में फायान यहाँ आया था। फायान देखिए पहला चीनी यात्री था। मैंने अभी आपको एक क्रम बताया है जो जिसने भारत की यात्रा की। पाणिनि, चरक, चाणक्य, जीवक, प्रसेनजित जैसे विद्वान यहीं से जुड़े हुए हैं। पाणिनि संस्कृत के विद्वान थे। कांचीपुरम 1ली सदी ईस्वी से हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। पल्लवों के शासन में इसने बड़ी ख्याति प्राप्त की। मान्यखेत, ये कर्नाटक, इसे जो है मलखेड़ कर्नाटक तात्कालिक समय में कहा जाता था। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के विद्वान यहाँ अध्ययन करते थे और द्वैत दर्शन है जो उनका मठ भी यहीं था। पुष्पगिरी विहार और ललितगिरी ये उड़ीसा में है। तो छोटी मोटी जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शारदा पीठ ये पाकिस्तान के अधिकृत जो पीओके कश्मीर है वहाँ पर स्थित है। संस्कृत विद्वानों के लिए जाना जाता था और जो कश्मीरी पंडित हैं उनका इतिहास भी यहीं से जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। शारदा देवी का यहाँ मंदिर भी था। नागार्जुन कोंडा ये आंध्र प्रदेश में अमरावती वर्तमान में जो 160 किलोमीटर दूर है, तो प्रमुख बौद्ध केंद्र था। तो यहाँ पर भी जो बाहर से चीनी और श्रीलंका आदि से विद्वान आते थे। विहार और स्तूप भी थे। इसका नामकरण महायान बौद्ध धर्म के जो दक्षिण भारतीय विद्वान है नागार्जुन, उनके नाम पर किया गया था। भारत के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट है, तंजावुर तमिलनाडु में है। और चोल शासकों का जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा वो है। बृहदेश्वर मंदिर को प्रथम चोल शासक राजराज ने बनवाया था। भगवान शिव की इसमें प्रतिमा है। राजराज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया। विशालतम मंदिरों में से एक है भारत के और चोल वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, देवी पार्वती और सुंदरेश्वर भगवान को समर्पित है। 16वीं सदी और विशाल प्रक्रम यानी कि विशाल परकोटा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, स्तंभों के हॉल के लिए प्रसिद्ध है। 1000 स्तंभों के हॉल बने हुए हैं। विट्ठल मंदिर जो विजयनगर शैली का है, या विठोबा मंदिर पंढरपुर महाराष्ट्र, भगवान विट्ठल जिन्हें विष्णु और उनकी पत्नी रखुमई का एक रूप माना जाता है। तो 13वीं सदी में होयसल साम्राज्य द्वारा इसे बनाया गया है। देखिए ये होयसल साम्राज्य का मैंने भी आपको बताया, विजयनगर का नहीं है। होयसल साम्राज्य के समय में जो है ये मंदिर बनवाए गए और होयसल शासकों ने विजयनगर शैली में भी जो है मंदिर बनवाए थे। जैसे कि विट्ठलनाथ मंदिर है, ये विजयनगर शैली का था लेकिन इसे होयसल शासकों ने बनवाया। तो अगर विकल्प में हो होयसल शैली तो आपको होयसल शैली को भी जो है वहां पर एमसीक्यू में आंसर लगाना है, लेकिन प्राथमिकता किसे देनी है? विजयनगर शैली को देनी है। ये विजयनगर शैली को माना जाना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर अगर विकल्प में नहीं है तो आप इसे होयसल शैली भी मान सकते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है वो होयसल शासकों ने करवाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर
ये कोणार्क उड़ीसा में है और भगवान सूर्यदेव का है। 13वीं सदी में गंगवंश द्वारा बनाया गया है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ब्लैक पगोड़ा। मंदिर के पहिए धूप घड़ी हैं जिनका सही समय की गणना करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा हरिहर विष्णु शिव का रूप है और सोमवंश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, देउल शैली में बनाया गया था। इसी तरह से सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिससे सबसे ज्यादा बार मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा लूटा गया है। भगवान शिव का मंदिर है। पहला मंदिर किसी अज्ञात द्वारा बनवाया गया, जब दूसरी बार बनवाया गया तो ये 650 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहास में इस मंदिर को कई बार लूटा गया, नष्ट किया गया। वर्तमान में मंदिर चालुक्य मंदिर वास्तुकला की शैली में बनवाया गया है। इसी तरह से कामाख्या माता का मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर माता की मूर्ति की नहीं, उनकी योनि की पूजा होती है फ्रेंड्स। आसाम में स्थित है और 51 शक्तिपीठों में से सबसे पुराने शक्तिपीठों में से एक है। तांत्रिक उपासकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू में इस तरह से इनको ऑब्जेक्टिव नेचर में क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन स्वामी, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर उज्जैन, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, वैद्यनाथ, रामेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर। बौद्ध तीर्थ स्थल हैं जो, तो बौद्ध तीर्थ स्थल में से आपको जो लद्दाख वाले हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो उनको जो है अपन को अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए सिक्किम का रूमटेक, प्रयांगत्से और एंचे मठ, इसके अलावा लद्दाख में अलची मठ, स्पुतनिक मठ और शे मठ। हिमाचल में धनकर मठ, नाको मठ किन्नौर और के मठ, ताबो मठ और स्पीति घाटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश, भारत में जो सबसे बड़ा मठ है वो कौन सा है? तवांग मठ है, बोमडिला मठ है। ये दर्रे भी पाए जाते हैं इसी नाम के, तो आपको इनसे इंटरलिंक करते हो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये जो चारों हैं 14, 15, 16, 17, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आज से पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 100% क्वेश्चन इन्हीं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि ये 12 मठ हैं, इन्हीं को ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सिक्किम, लद्दाख जो जे&के वाला हिस्सा है, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा इनको पूछा जाता है। बाकी सारी चीज़ें आप इन्हें पढ़ सकते हैं। मैं नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, पुष्पगिरी, जगदल, इनके तो आपको मैं बता चुका हूँ। बोध गया मंदिर बिहार में है, आप जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में सिरपुर है, उड़ीसा में ललितगिरी, वज्रगिरी और रत्नागिरी है। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध के पहले धर्म उपदेश है उसका स्थान माना गया है। कुशीनगर, इसी तरह नेपाल सीमा में पिपरवा और मध्य प्रदेश में सांची और भरहुत, नागपट्टिनम तमिलनाडु में। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हैं। नाम ड्रोलिंग मठ और बायलकुप्पे कर्नाटक में है। भारत के बाहर स्थित प्रसिद्ध मंदिर अंगकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। विश्व का विशालतम हिंदू मंदिर है अंगोर वाट, कंबोडिया का मंदिर। तो ये क्या है कि जंगलों के आंतरिक भाग में स्थित है। दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक हिंदू मंदिरों में से केवल एक है। चोल साम्राज्य, कलिंग साम्राज्य आदि की समुद्री गतिविधियों के साथ इन भागों में हिंदू धर्म जो है आया था और कई हिंदू राजवंशों का उदय हुआ, जैसे वियतनाम में चंपा सभ्यता, कंबोडिया में खमेर साम्राज्य और जावा में मजापहित साम्राज्य। तो फ्रेंड्स जो ये सबसे बड़ा जो भारत के बाहर अगर कोई हिंदू मंदिर है तो वह है अंगकोर वाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रम्बनन मंदिर जावा इंडोनेशिया में है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है और इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर है। जैसे त्रिमूर्ति नामक देव समूह यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को निर्माता माना जाता है, सृजक। विष्णु को जो है पालनहार समझा जाता है, संरक्षक माना जाता है, और शिव को संहारक के रूप में, विनाशक के रूप में जो है ये समर्पित है। तो परिसर में 240 छोटे बड़े मंदिर और मठ हैं जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में मातरम और मेडांग साम्राज्य के संजय शासकों द्वारा कराया गया है। शिव के ये प्रमुख उपासक हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में।
ये बागमती नदी के तट पर है, जिसे नेपाली पैगोडा शैली की वास्तुकला में बनाया गया है और भगवान शिव को ये समर्पित है। तो 4 मुख आकृति वाला यहाँ पर शिवलिंग है। मंदिर परिसर में वासुकीनाथ मंदिर और पवित्र आर्य घाट भी हैं। तो इसके निर्माण का जो कोई भी व्यक्ति है उसका अभी तक इसमें कोई भी इस तरह का प्रमाण नहीं मिला है। फिर है विहार मंदिर, ये कंबोडिया में है, आप इसे पढ़िए, बहुत विशेष नहीं है इसमें। कटास राज मंदिर, ये पाकिस्तान में है फ्रेंड्स, भगवान शिव को समर्पित है, नरम बलुआ पत्थर से निर्मित है और त्रिदली मेहराबे और दांतेकार और नुकीली छतें, ऐसा माना जाता है कि अपने निर्वासन के दौरान पांडव यहाँ पर आए थे। और इसका उल्लेख 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन सांग ने अपने सफरनामे यानी यात्रा विवरण में किया है। परिसर में 7 गृह यानी कि 7 मंदिर हैं, एक पवित्र झील और एक बौद्ध स्तूप के खंडहर मिले हैं। मुल्तान का आदि सूर्य मंदिर, इसके बारे में भी आप पढ़िए। मोहम्मद गजनी द्वारा इसे बार बार लूटा गया है और जो इतिहासकार हैं, जैसे इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग 10वीं शताब्दी के जो फारसी भूगोलविद अल इस्तखरी ने भी इसका जो है बताया कि यहाँ पर विपुल संपत्ति के कारण इसे आक्रमणकारियों द्वारा बार बार लूटा गया है। तो मंदिर स्थापत्य कला में फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक है, ये पूरी तरह से समाप्त होता है।